किडनी ट्रांसप्लांट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको देता है एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। जो आपका किडनीज़ हैं वो 15 ml से कम ब्लड शुद्ध कर रही हैं, तभी हम उसको लास्ट स्टेज बोलते हैं। चाप में यदि आप झाग को देखें तो हो सकता है आप किडनी के सिम्टम्स को पहले ही पकड़ लें। धीरे 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 करके आपके पानी शरीर में इकट्ठा होता है और वही आपका सूजन का कारण होता है। हाई क्रिएटिनिन, तो फिर इसका मतलब है कि ये रिवर्स नहीं होगा, आपको ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर फैमिली सपोर्टिव है और वो कोई आप किडनीज़ दे सकते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट जो ह्यूमंस दे सकते हैं किसी और दूसरे को, वो नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल खबर का मुख्य उद्देश्य है कि हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम सारी अपडेट्स, बड़ी खबरें और हेल्थ स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या नया चल रहा है उस पर आपको अहम जानकारियाँ देना। इसको लेकर हमेशा हम आपके सामने नए एक्सपर्ट्स, नए जानकार और जो अलग अलग बीमारियों पर बात कर पाएँ, जानकारी दे पाएँ, उसे लोग आपके सामने लाते हैं। तो उसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैभव तिवारी जी, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। और जैसा कि किडनी की डिजीज़ आप जानते हैं कि आज एक महामारी का रूप ले चुकी है। शायद हम पहले सुनते भी नहीं थे कि किडनी के पेशेंट इतने होते हों, लेकिन आज इतने पेशेंट हैं, भरमार है कि जितने डायबिटीज़ के हैं उतने ही किडनी के पेशेंट हैं। तो किडनी से जुड़े हुए तमाम सारे आज सवाल हम करेंगे और जो किडनी मरीज़ देख रहे हैं इस पूरे इंटरव्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखें ताकि अहम जानकारी आपको मिल पाए। तो सबसे पहले हम सर का स्वागत करेंगे डॉक्टर वैभव तिवारी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजय जी। जैसा कि आपने हमारे ओपनिंग में आपने सुन ही लिया कि हम किडनी पर बात करने वाले हैं। और किडनी एक ऐसी समस्या है जो एक भयानक रूप लेती जा रही है और लगातार डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में, बिल्कुल उतनी ही तेज़ी से बीमारियां भी बढ़ रही हैं और लगातार लोग डायलिसिस वर्सेस करवा रहे हैं। बिल्कुल, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, फिर डायलिसिस स्टार्ट हो जा रही है। फिर मेन सवाल तो ये आता है कि ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है कि जब लोगों को, मरीज को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता आ जाती है। ऐसा कौन सा वो पॉइंट आता है कि अब ज़रूरत है ट्रांसप्लांट की? जी बिल्कुल संजय जी, देखिए किडनी की बीमारियां जैसे आपने बताया कि बढ़ती जा रही हैं, एक महामारी का रूप ले चुके हैं। तो ट्रांसप्लांट एक टाइप का ट्रीटमेंट ही बोलेंगे किडनी बीमारी का, जो कि अगर किसी का क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो लास्ट स्टेज में आ जाता है। किडनी की बीमारियों को हम जनरली एक CKD करके बोलते हैं और उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। CKD का मतलब है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक का मतलब है इरिवर्सिबल किडनी डिजीज़, मतलब किडनी की बीमारी जो इरिवर्सिबल हो चुकी है। तो उसको हमने 5 भागों में बांट दिया है। जब स्टेज 5 आ जाती है, जो कि लास्ट स्टेज आ जाती है, तब हम बोलते हैं पेशेंट को कि या तो आप ट्रांसप्लांट कराइए, बट यदि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास डोनर हैं, तो आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको देता है एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। जी, अब इतनी इस बात जो लोग समझ चुके हैं, लेकिन एक बात आती है बीच में GFR की। जी बिल्कुल, GFR रेट्स उसका जब गिर जाता है, बिल्कुल, और तब लोग घबरा जाते हैं, तमाम तरह के नुस्खे भी आजमाना शुरू करते हैं कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। तो वो कौन सा पैरामीटर है कि कहाँ तक उसका रेशियो गिर गया और फिर डॉक्टर सलाह देते हैं कि नहीं अब आप तो डायलिसिस जाइए, ट्रांसप्लांट जाइए या उस स्थिति में जाए, तो वो रेट कौन सा है ऐसा, कितने? देखिए, एक पहले तो समझते हैं GFR का मतलब क्या होता है। GFR का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब किडनीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके ब्लड को शुद्ध करते हैं। अब शुद्ध करने का मतलब है कि जो आपके ब्लड में टॉक्सिन्स आ रहे हैं, जो आपके मेटाबोलाइट्स हैं, जो आप खाते हैं पीते हैं, उनसे किडनीज आपको शुद्ध करते हैं। तो GFR होता है जनरली नॉर्मल व्यक्ति का GFR लगभग 100 से 120 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड आपका साफ़ होता रहता है किडनी के द्वारा। अब उसी GFR के मद्देनज़र हमने जो आप अभी आने आपको बताया था CKD, जो 5 स्टेजेस में बांटा गया है, तो GFR को ही हमने 5 स्टेजेस में बांटा गया है। तो जब GFR 15 से कम हो जाता है, इसका मतलब है GFR आपका जो आपका किडनीज़ हैं वो 15 ml से कम ब्लड शुद्ध कर रही हैं, तभी हम उसको लास्ट स्टेज बोलते हैं। उससे पहले 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। जब तक व्यक्ति का GFR 15 से कम नहीं होता, व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि उसको कोई किडनी की बीमारी है, अनटिल अनलेस वो उसको चेक ना कराए। जब वो चेक कराते हैं, जब उसके सिम्टम्स आते हैं, वो चेक कराते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, GFR कैलकुलेट करते हैं, तो GFR 15 से कम आता है,
तब ही हम जनरली सलाह देते हैं पेशेंट को कि आप अब ट्रांसप्लांट की तरफ विचार करें या फिर हीमोडायलिसिस की तरफ विचार करें। इसमें डायलिसिस कौन से रेशियो में होता है? सेम, देखिए जब तक आपका GFR 15 से ऊपर है तब तक फॉर प्रैक्टिकल पर्पस किडनीज आपका जो ब्लड क्लीन कर रहे हैं वो आपका इतना बॉडी को स्ट्रांग बना देते हैं, आपको कोई सिम्टम्स एज सच नहीं आते कि जैसे सिम्टम्स जैसे कि कमजोरी लगना या उल्टी आना, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, बट वो सिम्टम्स जनरली तभी आते हैं जब GFR आपका 15 से कम हो जाए, यानी ब्लड आपका 15 ml प्रति मिनट के हिसाब से कम साफ हो रहा हो। और जैसे ही वो होना शुरू होता है आपको सिम्टम्स आते हैं, फिर आप डॉक्टर के पास आते हैं, फिर आपको सलाह दी जाती है कि आप ट्रांसप्लांट की तरफ। अब वो सिम्टम की बात बिल्कुल बता रहे हैं, वो सिम्टम भी कुछ ऐसे बॉडी दिखाती होगी या रिएक्ट करती होगी कि अब उसको नीड है बिल्कुल ट्रांसप्लांट की, वो अब उसकी लिमिट समाप्त हो चुकी है, वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है बिल्कुल, और सारी अवस्थाएं मेडिसिन की ये सब चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं बिल्कुल। तो वो सिम्टम क्या है कि पेशेंट तो बहुत सारे हैं और पेशेंट अलग अलग नुस्खे भी अपनाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें अब क्या करें, सारे डॉक्टर अलग अलग सलाह देते हैं सबको। तो एक सिम्टम्स के कुछ नाम बताइए जब उसको ये लगे कि अब ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए या डॉक्टर से अब मिलकर सही राय लेनी चाहिए, वो सिम्टम्स क्या हैं? जी बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा। देखिए किडनी के जो सिम्टम्स हैं, ऐसा नहीं है किडनी के लिए वो सिम्टम्स बहुत ही स्पेसिफिक हो, ये सिम्टम्स आपको लिवर में भी मिलेंगे, हार्ट में भी मिलेंगे, किसी और अन्य बीमारी में भी मिलेंगे। तो किडनी के जो सिम्टम्स हैं बड़ा मुश्किल है आप बता पाएँ कि मैं पेशेंट को देखूं और मैं बता दूं कि ये किडनी के सिम्टम्स हैं, बट फिर भी अगर जो सिम्टम्स जो सबसे कॉमन होते हैं, जैसे कि आपको भूख ना लगना, भूख एकदम से आपकी मर जाती है, आप खाना खाते हो तो आपको उबकाई आने लगती है, उल्टी आने लगती है, सुबह उठते हो तो ब्रश करते टाइम आपको उल्टी आती हैं, अच्छा, आपके पैरों में सूजन आने लगती है, पैर पूरे फूल जाते हैं, पेशाब कम होना भी सिम्टम होता है, बट ये बहुत ही लास्ट स्टेज में होता है। मान लीजिए कि जब आपका GFR बिल्कुल ही 5 या 4 के बराबर पहुंचे तब होता है, तो पेशाब का ना आना किडनी का सिम्टम्स नहीं बोल सकते क्योंकि बिल्कुल ही लास्ट स्टेज है। उससे पहले ही आपको जो कमज़ोरी आना, जो आपको एक तरीके से सांस में रुकावट आना या सांस चढ़ना, लेटते ही खांसी आ जाना, वो सिम्टम्स बहुत पहले आते हैं। और जो मेनली और एक और सिम्टम होते हैं जैसे कि पेशाब में झाग आना, अगर ये एक सिम्टम है जो अगर व्यक्ति ठीक से देखे, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव सिम्टम है, कब हमें लगता है कि पेशाब में झाग आ रहा है, पेशाब करते हैं, बट यदि अगर आप ठीक से देखें और आपको यकीन है, आप डॉक्टर को बताएं और उसकी टेस्टिंग कर सकें, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पेशाब में यदि आप झाग को देखें तो हो सकता है आप किडनी के सिम्टम्स को पहले ही पकड़ लें, समझ रहे हैं। तो पेशाब का झाग आना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, बट बाकी जो सिम्टम्स हैं वो मोटा मोटी सारे बीमारियों के होते हैं। ठीक, अगर इसमें आपने जैसे अभी स्वेलिंग की बात की, पैरों स्वेलिंग, तो बहुत से पेशेंट ऐसे हमें खुद ही फ़ोन कर पूछते हैं कि उनके तलवे जो तलवे वाला पार्ट होता है ऊपर का, वहाँ स्वेलिंग है, कोई बोलता है पैरों में जहाँ कफ मसल होता है वहाँ स्वेलिंग है। तो ये दोनों स्वेलिंग अलग अलग है कि एक जैसे होता है? ये देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आपका GFR कम हो रहा है, ब्लड साफ कम हो रहा है, पेशाब में आपकी जो गंदगी है वो निकल नहीं रही है, ब्लड में वो गंदगी रह रही है, आपका जो पेशाब का जो इनटेक है वो आपका कम हो ज़्यादा हो जाता है, पेशाब आपकी मोटा मोटी थोड़ी सी कम हो जाती है, 100-150 ml का एक मिसमैच होने लगता है, तो वो पानी इकट्ठा होने लगता है हमारे शरीर में। और वही पानी अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आपके शरीर में 100 ml पानी रोज़ का इकट्ठा हो रहा है, यानी आप जितना पी रहे हैं और जितना खाना खा रहे हैं और पेशाब आपका उतना नहीं निकल रहा, तो 100 ml एक दिन में होगा, 10 दिन में वो 1 लीटर होगा, 1 महीने में वो 3 लीटर होगा, 2 महीने में वो 6 लीटर होगा। तो धीरे 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 करके आपके पानी शरीर में इकट्ठा होता है और वही आपका सूजन का कारण होता है। अब बात करते हैं दोबारा हम ट्रांसप्लांट पे आते हैं जी। तो ट्रांसप्लांट करने पहले अब बहुत से पैरामीटर पर डॉक्टर्स जांच करते होंगे जी, लैब, उसमें ऐसे कौन से लैब डेटा होते हैं कि रिपोर्ट्स कौन सी अहम होती हैं जिसके बाद एक अंतिम निर्णय डॉक्टर यानी कि आप लेते होंगे कि अब ट्रांसप्लांट मस्ट है, अब इसको डिक्लाइन या डिनाइड नहीं किया सकता? अब वो कौन सा ऐसा डेटा है, मतलब कौन सा डेटा चेक करते हैं आप? बिल्कुल, या आम आदमी भी कोई अगर चाहे तो जांच करवा ले वो टेस्ट में, तो क्या ऐसा आप देखते हैं कि अब ट्रांसप्लांट? जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही टेस्ट होता है किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड में क्रिएटिनिन की जांच। अब यदि पेशेंट पहली बार हमारे पास आता है, हम देखते हैं क्रिएटिनिन ज़्यादा है,
तो हमारे को शक होता है कि क्या ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, जैसे मैंने पहले बात करी क्रॉनिक यानी इर्रिवर्सिबल, क्या ये इर्रिवर्सिबल किडनी डिजीज़ है या फिर पेशेंट को कोई टेम्पररी किडनी में इंजरी हुई है जिसके कारण ये बढ़ा हुआ है। तो पहला काम होता है इसको प्रूव करना कि ये किडनी परमानेंटली या इर्रिवर्सिबली डैमेज है। तो उसके लिए हम फिर अन्य जाँचें कराते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में आपकी किडनियाँ सिकुड़ गई हैं, छोटी हो गई हैं, तो ये काइंड ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है कि भाई किडनियाँ छोटी हैं, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, इस पेशेंट को आपके परमानेंट डैमेज है किडनी का। उसके अलावा अन्य जांचें जैसे हीमोग्लोबिन का कम होना, कैल्शियम का कम होना, ब्लड में फास्फोरस का बढ़ना, ब्लड में एसिड जमा होना, तो ये सारे अन्य चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपकी जो किडनीज़ हैं वो परमानेंटली डैमेज हो गई हैं। हाई क्रिएटिनिन, तो फिर इसका मतलब है कि ये रिवर्स नहीं होगा, आपको ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। Okay, अब बात आती है ट्रांसप्लांट की तुलना में एक हेमोडायलिसिस होता है, एक विकल्प होता है, उसको अगर रोकने का कोई विकल्प है तो वो कितना होता है, कैसे होता है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया, आप यदि लास्ट स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD 5 में आ गए हैं, आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो आप ट्रांसप्लांट कराइए या हीमोडायलिसिस। अगर देखा जाए, हेड टू हेड कंपैरिजन करा जाए तो ट्रांसप्लांट बहुत ही बेटर है हीमोडायलिसिस से, बट ये चीज़ तब तक लागू होती है जब तक आपकी उम्र 75 साल से कम है। जैसे ही उम्र 75 साल से ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर एक सर्जरी को उठाने में बहुत सक्षम नहीं होता, और फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट और हीमोडायलिसिस ऑलमोस्ट सिमिलर आपके रिजल्ट्स देते हैं। तो यदि यंग पेशेंट है तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट बहुत ही बेहतर है, बट यदि बुज़ुर्ग आदमी है 75-80 साल के हो गए हैं, उन केस में हम ट्रांसप्लांट को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। हम यही बोलते हैं कि आप हीमोडायलिसिस कराइए और उस पर ही आपका जो जीवन है वो आगे का वो करिए कि और कष्ट से बचें। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। अब जब ट्रांसप्लांट की बात आ जाती है तो बहुत से अक्सर मरीज जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उनको जो लाइफ स्टाइल डिजीज होते हैं, बिल्कुल, हाई BP, लो BP, डायबिटीज़, हृदय रोग, ये सब बीच में अवरुद्ध पैदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये है तो ये नहीं होगा, ये है तो ये नहीं होगा। तो इसमें क्या आप लोग क्या देखते हैं, ये कितना मतलब रुकावट है ये बीच में ना? फिर तो ये कि अगर डायबिटीज़ है तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर इस प्रश्न को हम इस तरह से देखें कि ये जो लाइफस्टाइल है, ये जो रुकावटें हैं, क्या प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल यही मुख्य कारण होता है ट्रांसप्लांट की तरफ धकेलने का किसी पेशेंट को, और यही मुख्य कारण होते हैं कई बार ट्रांसप्लांट ना कर पाने का, रोकने। मतलब ये अजीब बीमारी है कि दोनों काम कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, डायबिटीज़ में आपकी खून की नलियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं जहाँ पर आपका ट्रांसप्लांट कई बार अनसक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, क्योंकि वही नलियाँ आपकी ब्लड जो है वो आपका हार्ट को सप्लाई कर रहा है, ब्रेन को सप्लाई कर रहा है। और हम कई बार देखते हैं जब हमें किडनी का पता लगता है तो हम हार्ट को देखते हैं और हार्ट की पंपिंग भी कम है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा ब्रेन में भी सिम्टम्स हैं। तो कई बार किडनी पहली चीज़ होता है, पहला ऑर्गन होता है जिसके थ्रू हम जानते हैं कि और भी ऑर्गन्स बहुत कमज़ोर हैं, और ट्रांसप्लांट कई बार पॉसिबल होता ही नहीं है क्योंकि बाकी ऑर्गन्स इतने कमज़ोर हैं। किडनी को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट हार्ट को, ब्रेन को कैसे रिप्लेस करें? हाँ, तो ऑप्शन ही नहीं उसका। ऑप्शन ही नहीं। जी जी जी। तो ऐसी अवस्था में एक तो ट्रांसप्लांट की हमने बात कर लिया। ट्रांसप्लांट 2 तरीके के होते होंगे। बिल्कुल। एक होता है प्री प्लान कि अब जांच में आ गया, सब कुछ आ गया, एक डेट सेट करते हैं, देन आगे के प्रोसीड जो है मामला होता है। बट ऐसी भी कोई स्थिति आपके सामने अगर आई हो या पेशेंट सामने कि अब इमरजेंसी आ गई प्रायोरिटीज बेस पर कि अब तो करना ही करना है, इमरजेंसी में भी ये मामला ऐसा आया कि इमरजेंसी में ट्रांसप्लांट करना पड़ गया हो कि आपने प्लान किया हो 6 महीने बाद का और सडनली एक स्थिति ऐसी बन गई कि नहीं अब तो 10 दिन बाद या 20 दिन बाद ही करना है? तो ऐसी स्थिति बनती है क्या? मोस्टली ऐसी स्थिति बनती नहीं है। अब जनरली क्या होता है, जैसे आप लिवर का आप सोचें कि लिवर का ट्रांसप्लांट होना है या हार्ट का ट्रांसप्लांट होना है, तो उस केसेस में आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। यानी कि अगर लिवर खराब हुआ है, लिवर काम नहीं कर रहा, आपको ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। किडनी में एटलीस्ट हमारे पास एक ब्रिजिंग थेरेपी, जिसको हम डायलिसिस, हीमोडायलिसिस बोल रहे हैं, वो उससे आप कुछ टाइम के लिए काम चला सकते हैं। जैसे जैसे आपका किडनीज जो काम करते हैं, हीमोडायलिसिस आपका वो काम कर सकता है और आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन से आपको एक प्री प्लान सिचुएशन तक ला सकता है। यानी कि अगर आपका प्लान था 6 महीने का, बट किडनीज आपकी बहुत जल्दी खराब हो रही है, तो हम उसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, मे बी 3 महीने में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और कुछ टाइम के लिए आपको हीमोडायलिसिस पे रख सकते हैं। आपकी बॉडी थोड़ा सा और चुस्त दुरुस्त हो, न्यूट्रिशन बने, मसल्स बने और आपका हीमोग्लोबिन बिल्ड हो, ताकि आप ट्रांसप्लांट से पहले पूरे हेल्दी हों। ऐसा ना हो कि आप ट्रांसप्लांट बिस्तर पे लेटे हुए पेशेंट का हम ट्रांसप्लांट नहीं करते। पेशेंट को हेल्दी होना होता है, क्योंकि
ट्रांसप्लांट अपने आप में इतनी बड़ी सर्जरी है, तो आप बीमार ट्रांसप्लांट होगा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं फिर। आपको आपकी बॉडी को जब अपने आप को एक जोड़ करके आपको उठना होता है, तो ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा शारीरिक क्षमता की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि पेशेंट ट्रांसप्लांट से पहले भी हेल्दी हो। तो इसके लिए हमें चाहिए कि आप पहले ही आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो, आपकी मसल्स ठीक हो, डायबिटीज़ कंट्रोल में हो, डायबिटीज़ कंट्रोल में हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो। तो हम कुछ टाइम ट्रांसप्लांट को डिले कर सकते हैं हीमोडायलिसिस पे रख के, और जब पेशेंट ठीक हो जाए तो हम उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी जी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि जिस तरह ट्रांसप्लांट पर एक जीवन शैली आपकी, बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली, इसका भी क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम जो पेशेंट्स को, हमारे जो यंग पेशेंट्स हैं, जो 30, 40, 50 साल के पेशेंट्स हैं, एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस में क्या है, आपका लाइफस्टाइल काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। एक कामकाजी व्यक्ति, एक 40 साल का व्यक्ति जिसको ऑफिस जाना है, अब उसको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि उसको हीमोडायलिसिस कराना है। आपको खाने पे बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, आप पोटेशियम वाली चीज़ें नहीं खा सकते, आप पानी नहीं पी सकते, है ना। तो अगर ट्रांसप्लांट हुआ तो ट्रांसप्लांट में एक तो आपको कहीं जाना नहीं है, आप पूरे टाइम अपना जो काम है वो कर सकते हैं, खाने पीने में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको साफ़ सफाई, आपको हाइजीन और इन्फेक्शन से बचने का बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी, बट वो आई थिंक वो सबको ही करनी चाहिए। जैसे हमने कोविड में देखा था, मास्क पहनना, अपने हाथों को बार बार धोना, किसी से मिलाना, भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड, प्रिवेंशन अगर आप कर सकते हैं तो फिर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट। जी। अब एक अंतिम सवाल है ये, और जो कि बहुत अहम सवाल है, ये सारे मरीज अगर ध्यान दें इस सवाल पर, कि ये तो आपने सारा बता दिया कि पैरामीटर, टेस्ट, जांच और कितने कंफर्ट हैं ट्रीटमेंट के लिए या ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन अंतिम चीज़ ये आ जाती है कि फिर रोगी की सहमति, बिल्कुल, फिर फैमिली की सहमति, जी, वो कितनी इम्पोर्टेंट। अगर वो सहमति ही नहीं दिखा रहे हैं लेकिन डॉक्टर को पता है कि ये जरूरी है। जी, कई बार पेशेंट अलग अलग सोर्स से बहुत चीज़ें सुन के आते हैं और देख के आते हैं और सोचते नहीं अभी क्या ज़रूरत है, थोड़ा रुक कर करते हैं, अभी तो मैं तो गुड फील कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर जांच की उसके आधार पर करा कि नहीं आपको ज़रूरत है। तो इसमें फैमिली के डिसीजन को आप कितना अहम मानते हैं? बिल्कुल, मतलब आप समझाते हैं कि बोलते हैं जो ठीक है आप करिए? बिल्कुल संजय जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है। बड़े लोगों को मतलब डे टू डे लाइफ में एज अ डॉक्टर जब हम देखते हैं, पेशेंट से मिलते हैं, पेशेंट की फैमिली से मिलते हैं, एक तो सबसे पहला होता है डिनाइल, कि एक तो पेशेंट मानते ही नहीं उसको बीमारी है। हमने देखा क्रिएटिनिन 8 है, और बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, क्रिएटिनिन 8 है, मैं तो जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, पेशाब मुझे आ रही है, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मुझे कोई चिंता ही नहीं, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, हम क्यों आगे बढ़े ट्रांसप्लांट के लिए। एक तो वो, दूसरा आता है अगर पेशेंट को सिम्टम है तो फिर वो अगर उसको ट्रांसप्लांट के लिए बोला तो उससे लगता है ये एक अलग ही बहुत बड़ी सर्जरी, हालांकि है बहुत बड़ी सर्जरी, बट स्टिल उसको लगता है कि इस सर्जरी में हम क्यों जाएं, हम कुछ और क्यों ना ट्राई करें, हो सकता है हमारी किडनी रिवर्स हो जाए। तो फिर वो इधर उधर अल्टरनेटिव तरीके ढूंढता है अपने उसको रिकवर करने के लिए। तीसरा, जो फैमिली का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिली अगर आपकी सपोर्टिव है, फैमिली अगर आपकी काइंड ऑफ आपको सही राह पर ले जा सकती है, तो फैमिली इज़ द मेन पावर बिहाइंड जो आपको ठीक रख सकती है। तो फैमिली को ये समझना चाहिए, भाई पेशेंट को अगर ठीक नहीं लग रहा, बट आपका जो किडनीज़ हैं वो अब नहीं काम कर रहे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो ट्रांसप्लांट या हीमोडायलिसिस ही एक 2 ऑप्शंस बचते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। और दूसरा कि अगर ट्रांसप्लांट की हम सोच रहे हैं तो जो किडनी आती है वो फैमिली से आती है, तो फैमिली में कोई ना कोई जो एक एलिजिबल डोनर होता है, जो हम कभी बात करेंगे डोनर के बारे में, तो अगर फैमिली सपोर्टिव है और वो कोई किडनीज दे सकते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट जो ह्यूमंस दे सकते हैं किसी और दूसरे को, वो नहीं हो सकता। तो फैमिली का सपोर्ट ही सब कुछ है किसी ट्रांसप्लांट पेशेंट के, और उसके बाद भी, ट्रांसप्लांट के बाद भी फैमिली का सपोर्ट खत्म नहीं होता, फैमिली का सपोर्ट चलता रहता है। आपकी दवाइयाँ, आपका खाना पीना, वो सब फैमिली को ही देखना होता है। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, आप जुड़े और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को आपने साझा किया, और उम्मीद है लोग अब समझ गए होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट में उनको क्या प्रिवेंशन, क्या बचाव, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। तो अगर आपके और कोई सवाल हों, जानना चाहते हैं डॉक्टर वैभव तिवारी जी से, जो सर एक जाने माने स्पेशलिस्ट हैं किडनी के, और सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, जो कि एक जाना माना संस्थान है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर कार्यरत हैं और रोज़ ही हज़ारों पेशेंट से मुखातिब होते, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो दीजिए, और अगले और बहुत सारे, इससे एक लंबी सीरीज होगी इस पर, जिसमें आपके हर एक सवाल को हम रखेंगे। धन्यवाद।